हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने संविधान के भाग 5 यानी कार्यपालिका पर चर्चा की थी और कार्यपालिका के अंदर हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे उन पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर मिली है। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। केवल अपनी सुविधा के लिए राष्ट्रपति को जो भी पावर्स मिली है उन पावर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन से दो भाग हैं? नंबर 1 पे आता है सामान्यकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? सामान्य कालीन शक्तियां। और दूसरी शक्तियां कौन सी आती है? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां यानी राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने दो भागों में बांटा है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। अब ये जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं इसको फिर से 6 भागों में बांटेंगे और वो 6 प्रकार की जो शक्तियां राष्ट्रपति को मिली है वो कौन कौन से है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। दूसरी है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पे चर्चा करेंगे। और तीसरी जो पावर है राष्ट्रपति की वो आती है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। 4 नंबर पे आएगी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। और 5 नंबर पे आती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। और अंतिम 6 नंबर पे आएगी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक शक्तियां यानी कूटनीतिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति की ये जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं इसको हमने फिर से 6 भागों में बांट दिया है। पहली कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तीसरी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, चौथा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और पांचवा राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां और अंतिम राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। इसी प्रकार से ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती है? तो नंबर 1 की बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकालीन जो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है ये आर्टिकल 352 के तहत प्राप्त होती है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन पावर मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम दूसरी आपातकालीन शक्ति की। तो इसमें आता है राज्यों में
राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और ये राष्ट्रपति को पावर मिली है आर्टिकल 356 के तहत। तीसरी आपातकालीन शक्तियां कौन सी है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की जो राष्ट्रपति को शक्ति मिली है वो आर्टिकल 360 के तहत दी गई है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को पहले दो भागों में बांटा है, सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा आपातकालीन शक्तियां। फिर हमने सामान्यकालीन शक्तियों को 6 भागों में बांटा है, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां। और इधर जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनको हमने 3 भागों में बांटा है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन या इसे हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं आर्टिकल 356, और तीसरा वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360 के तहत ये राष्ट्रपति को पावर मिली हुई है। ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां मिली है इन सभी शक्तियों को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्यपालिका शक्तियों की कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां मिली है, उनको देखते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च कार्यपालक होता है। और आर्टिकल जो 53 है उसमें भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। और इसके तहत हम बात करें आर्टिकल 53 की, तो आर्टिकल 53 के अंदर कहा गया है कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित है। यानी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति राष्ट्र का एक सर्वोच्च कार्यपालक होता है, इसलिए भारत सरकार के शासन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और ये राष्ट्र का सर्वोच्च कार्यपालक होने के कारण कार्यपालिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है उनको देखते हैं। इस कार्यपालिका शक्तियों के तहत राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण कार्यपालिका की नियुक्तियां करता है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 75(1) के तहत प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति कर रहा है यहां पर? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति कर रहा है। दोस्तों आर्टिकल 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और इसको भी मंत्री परिषद को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसे शपथ दिलाता है,
लेकिन मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और करता कौन है? राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 75(1) के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 155 की। दोस्तों आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो प्रशासक होते हैं या जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली और पुदुचेरी है, यहां पर जो उप राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति करता है। क्या कहा गया आर्टिकल 155 में कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, और जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां के उप राज्यपाल की नियुक्ति करता है आर्टिकल 155 के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 148 की। 148 आपको पता है, पहले बताया भी था कि 148 से 151 के मध्य किसका उल्लेख किया गया है? केग का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी केग जो है, इसकी नियुक्ति करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि उसके पास क्या है? कार्यपालिका पावर मिली हुई है। तो केग की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत करता है। और आपको यह भी बताया था कि केग का कार्य होता है कि संचित निधि से सरकार जो भी धन व्यय करती है, खर्च करती है, उसका हिसाब किताब रखना और उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और आपको यह भी बता दूं कि वर्तमान के अंदर जो केग है वो है राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि वर्तमान भारत के केग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 316 की। दोस्तों आर्टिकल 316 के तहत राष्ट्रपति यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और यूपीएससी के जो अन्य सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 316 के तहत। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 324 की। आर्टिकल 324 की बात करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति जो है वो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 324 के तहत। और आपको बता दूं कि ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसके वर्तमान में मुख्य जो आयुक्त है वो है अचल कुमार ज्योति। कौन है? अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आर्टिकल 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसे शपथ दिलाता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और उसको शपथ दिलाता है।
आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल, प्रशासकीय आयुक्त, उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति करता है, जो वर्तमान में राजीव महर्षि कैग हैं। आर्टिकल 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना। आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अचल कुमार ज्योति। ये प्रमुख नियुक्तियां करता है। इसके अलावा और कौन कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल हम बात करते हैं 76 की। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी जो भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, हालांकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद में अपने विचार रखने का इसको क्या है? अधिकार है। तो इस महान्यायवादी जो भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत करते हैं। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा और उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उसके जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और वर्तमान के अंदर अगर बात करें कि कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और इस 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं NK सिंह को। किसको बनाए गए हैं अध्यक्ष? NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये कब प्रभावी हुआ है 15वां वित्त आयोग? तो 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो गया है और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025 तक चलेगा। कहने का मतलब राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं और ये 15वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी संविधान में जिन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ऐसी कुछ संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन कौन सी संस्थाएं? जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है और राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालक होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आर्टिकल 338 है जिसके अंदर अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है, यानी आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 338 ए की। आर्टिकल 338 ए जो है इसके तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है और उसके अध्यक्ष की व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जनजाति आयोग यानी इसको शॉर्ट में एससी आयोग कहते हैं कमीशन, और इसको एसटी आयोग कहते हैं। आर्टिकल 368 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का और आर्टिकल 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। दोस्तों ये जो दोनों आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है यानी संविधान के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है, यानी हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से स्थायी आयोग है। इस प्रकार का ये आयोग है संवैधानिक यानी संविधान के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है और ये एक स्थायी आयोग है। लेकिन बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो आर्टिकल 340 जो है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा। क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 340 के अंदर कि राष्ट्रपति समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन करेगा। ये प्रावधान था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, यानी ये कैसा था? अस्थायी आयोग था। जबकि एससी और एसटी आयोग कैसे हैं? संवैधानिक या स्थायी आयोग है। यहां आर्टिकल 340 में ये लिख दिया कि राष्ट्रपति समय समय पर इस आयोग का गठन करेगा। समय समय पर इस आयोग का गठन करेगा मतलब हो गया कि ये कैसा है? एक अस्थायी आयोग है, यानी इसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए अभी हाल ही के अंदर 102वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2017 के अंदर। दोस्तों 2017 के द्वारा एक एनसीबीसी आयोग का गठन किया गया है, यानी राष्ट्रीय कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा यानी 2017 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी संवैधानिक आयोग बना दिया गया है, यानी इसको संविधान के द्वारा मान्यता दे दी गई है। और एससी एसटी आयोग की तरह इसे भी कैसा आयोग बना दिया है? स्थायी आयोग बना दिया गया है। अगर हम थोड़ा पीछे चलें
तो आर्टिकल 340 में कहा था कि समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, और ऐसा किया भी था राष्ट्रपति ने। आप जानते हैं कि 1953 के अंदर काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। किसका? काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। और बात करते हैं 1979 की, इसमें मंडल आयोग का गठन किया गया था। और यही बात आर्टिकल 340 में कही गई है कि राष्ट्रपति समय समय पर अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा। तो राष्ट्रपति ने समय समय पर ऐसा किया भी था, और 1953 में काका कालेलकर आयोग, जो एक अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग है, उसका गठन किया था। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था। लेकिन यहां तक जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए संविधान के अंदर 102वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया, और एनसीबीसी का गठन कर इसको संवैधानिक मान्यता दी गई और इसे स्थायी आयोग बना दिया गया। तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 340 में इस एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय कमीशन बैकवर्ड क्लासेस का उल्लेख किया गया है। तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कुछ राष्ट्रपति को क्या है? कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां हैं? जैसे राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये एक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कि राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति के पास ये कार्यपालिका शक्ति है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? क्योंकि दोस्तों भारत का कोई भी अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन है, वो प्रशासन की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यानी ये भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, क्योंकि भारत के अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है? होती है राष्ट्रपति के पास होती है। इसलिए ये एक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है जिसके तहत वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकता है। इसके अलावा हम कौन सी कार्यपालिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो संघ और राज्य के मध्य या विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। यानी बात करते हैं संघ और राज्य के मध्य या किसी राज्य के मध्य, यानी जहां बात आती है केंद्र की और राज्य के मध्य या विभिन्न राज्य के मध्य, यानी एक दो राज्यों के मध्य क्या स्थापित करना चाह रहा है? सहयोग स्थापित करना चाहता है। तो इस सहयोग स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति संघ और राज्य के मध्य अथवा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए
आर्टिकल 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने का जो पावर राष्ट्रपति को मिलता है वो किस आर्टिकल के द्वारा मिलता है? आर्टिकल 263 के तहत दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति, देखो दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके जो प्रशासक या आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति अपने द्वारा जो नियुक्त किए गए प्रशासक है उनके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो सीधा संभाल सकता है। और आप जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां का शासन कौन चलाता है? केंद्र सरकार, यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन प्रशासनिक कार्यों से संबंधित या जो संसद के प्रस्ताव से संबंधित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। ये कुछ राष्ट्रपति की कार्यपालिका पावर है। कौन कौन सी? कि राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की पावर होती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत संघ और राज्य के मध्य या विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं उनके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का शासन सीधे खुद संभाल सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति है ये केंद्र के जो प्रशासनिक कार्य है या विधायिका के जो प्रस्ताव से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां थी जिनके बारे में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।